बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज जो है लास्ट लेक्चर में चूंकि हमने कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया और लास्ट लेक्चर में वी डिड हमने जो है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप्स जिसमें हमने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप्स जो है उनको इन डिटेल स्टडी किया। उनकी वर्किंग प्रिंसिपल देखा कि उसमें क्या फ़र्क है, उनकी कंस्ट्रक्शन देखी, उनका वर्किंग प्रोसीजर देखा और फिर उन्हें कंपेयर किया कि कौन कौन सी जो है उसमें किस क्या बेनिफिट है, क्या उनकी सिमिलैरिटीज़ है, क्या उनके डिफरेंसेस हैं, और इन चीज़ों को हमने स्टडी किया। अब उसी सिलसिले में यानी कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मटेरियल्स में को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को स्टडी करेंगे। और इस सिलसिले में हमने दो माइक्रोस्कोप्स को स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको टेम बोलते हैं इन शॉर्ट, एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको सैम यानी एसईएम इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उससे ज्यादातर इसको जाना जाता है। तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है, इनकी देखेंगे कि लाइक इनके जो बेसिक पर्पस है, इनके वर्किंग प्रिंसिपल, फिर इसके बाद इनको कंपेयर करेंगे और इन द एंड इस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक को हम लोग कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज फोर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स के साथ एंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डूइंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये मतलब लाइक इट वाज इन्वेंटेड, मतलब मार्केट में ये पहले जो है एज कम्पेयर टू सैम जो है वो पहले आ गई। इट इज इन अ वे यू कैन से मच मोर एडवांस। सैम बेशक ज्यादा इस्तेमाल होती है मटेरियल के कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स के लिए कमर्शियली भी और लैब्स में भी, लेकिन टेम के अपने पर्पसेस हैं, लेकिन टेम जो है वो पहले इन्वेंट हुई एज कम्पेयर टू सैम। तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, it is a powerful scientific instrument that uses a high energy beam of electrons to see through incredibly thin samples, revealing the internal structure of materials at the atomic scale. Its resolution is very high. In case अगर conventional TEM की बात करें तो it's like the range is from 0.2 nanometer to 0.5 nanometer, and in case of high resolution TEM वहां पर इसकी जो रेजोल्यूशन है that becomes even more like बहुत स्मॉल स्केल पर जाकर आप उसको देख सकते हो। रेजोल्यूशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि दो चीजें जो बहुत क्लोज लाई कर रही हैं उसको आप कितना प्रिसाइजली अच्छे से अलग अलग करके देख सकते हो, दैट्स इट्स रेजोल्यूशन। तो हाई रेजोल्यूशन टैम के केस में इट इज 0.05 नैनोमीटर से 0.19 नैनोमीटर। सो रेजोल्यूशन इज टू हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ यूजुअल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। सिंपल जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसमें जो आपके पास रेजोल्यूशन होती है दैट इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू इट, एंड जो मैक्सिमम भी जो रेजोल्यूशन आपके पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आती है वो होती है 200 से 250 नैनोमीटर तक। तो आप इसे कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना प्रिसाइजली जो है वो आपको जो है चीज को, जो आपका स्ट्रक्चर है स्मॉल छोटे से छोटा, वो कितनी अच्छे से जो है वो आपको रेजोल्यूशन उसे करके दिखाती है। Okay, a little bit of history of transmission electron microscope. It was invented in 1931. It was developed by Max Knoll and Ernest Ruska in Germany, and by 1939 it was available like on इसको ये प्रॉपरली बनकर इसका जो आइडिया 1931 में दे स्टार्टेड इट, एंड 1939 तक ये जो है कंप्लीट हो गया। तो इट वाज द फर्स्ट माइक्रोस्कोप टू सरपास द रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स विच आर लिमिटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में उसमें जो प्रोब आप इस्तेमाल करते हो वो विजिबल लाइट होता है, जबकि आपके पास ये जो टेम है इसमें जो प्रोब आप यूज करोगे वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम होगा। तो टेम जो है वो फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप माइक्रोस्कोप थी जिसमें पहली दफा इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल किया गया, दैट्स वाई इसकी जो रेजोल्यूशन है वो लाइट माइक्रोस्कोप से बढ़ गई। और इसी सिलसिले में अर्नेस्ट रस्का को जो है 1986 में नोबेल प्राइज भी मिला, जैसे एसटीएम के लिए भी बेनिंग्स और रूहर को जो है वो 1986 में नोबेल प्राइज दिया गया। सो नेक्स्ट इज द वर्किंग प्रिंसिपल। द TEM works like a slide projector. Instead of light, it uses a beam of electrons. Instead of a glass light, as in the case of a simple optical microscope, it uses an ultra thin sample less than 100 nanometer thick. तो ये सैंपल जो है इसका अल्ट्रा थिन होना बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर से ट्रांसमिट नहीं होते हैं
ये सैंपल थिक होता है, तो वो एज इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे. द इलेक्ट्रॉन्स आर फायर्ड थ्रू द sample depending on the density and composition of the material. Some electrons are absorbed or scattered while others pass through it. The shadow or a transmitted pattern forms an image on a detector. So this is how your attempt works. उसके बाद आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पर. इसके जो मेन पार्ट्स है उसको एक दफा देख लीजिए, फिर आई हैव अ वीडियो फॉर यू, उसमें फिर आप इसको जो है इसकी वर्किंग एक दफा देख लेंगे. तो मेनली आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन गन होती है, फिर आपके पास एनोड है ताकि आपके जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेलरेट करा सके. फिर आपके पास कंडेंसर लेंस है, ऑब्जेक्टिव जो है अपर्चर लेंस है, और आपके पास प्रोजेक्टर लेंस है. तो ये जो लेंसेज हैं आपके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं. ये ऑप्टिकल लेंसेज ग्लास के बने हुए नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं जिनका काम है इस बीम को फोकस कराना. मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी से क्या होगा कि ये स्पिरल करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, जिसकी वजह से आपका बीम जो है वो कन्फाइन हो जाएगा, वो फोकस हो जाएगा और वो फॉल करेगा स्पेसिमेन के ऊपर. और फिर उसके बाद ये जो बीम आपका बनता है इसको मैग्नीफाई करने के लिए आपके पास प्रोजेक्टर लेंस है, और इन द एंड आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाकर जो है वो इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगा. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस टेम. अब बाय पार्ट्स को वन बाय वन हम लोग देखते हैं, लेकिन ये है कि इसको देखने से पहले आई वुड लाइक कि आप ये एक वीडियो देखिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बेसिकली वर्क कैसे करती हैं. Let us see objects at the nanoscale. It starts with an electron emitter that releases negatively charged electrons through a tungsten needle. These electrons are then attracted by an extractor and accelerated through several metal rings with thousands of volts of voltage difference, speeding them to nearly the speed of light, creating a high-speed electron beam. This beam then passes through a magnetic lens system, where a condenser lens focuses it and projects it onto the sample. The sample is placed on a stage that can be adjusted along XYZ axes, ensuring we capture the best angle. The electron beam interacts with the sample, scattering and forming an image. Next, the objective lens magnifies the image, improving resolution, and the projector enlarges it further, revealing fine details. Inside the lens, copper wires create a magnetic field that controls the electron's path, focusing it onto a single point to form the magnified. How does an electron microscope let us see objects? तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो आपने देखी इस वीडियो में. आप इसको वन बाय वन हम लोग भी लेकर चलते हैं. तो सबसे पहले जैसे बात की इलेक्ट्रॉन गन की, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन गन दैट इज लोकेटेड एट द टॉप. इट जनरेट्स अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम. 100 से 300 केवी का जो है वो बीम ये प्रोड्यूस करती है. फिर उसके बाद ये वैक्यूम कॉलम है. ठीक, वैक्यूम यहाँ पर जरूरी है ताकि आपके पास जो है स्कैटरिंग ना हो. तो आपके पास ये जो वैक्यूम है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट इसकी वैल्यूज है. इलेक्ट्रॉन गन में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यूज लिखे हैं ये मैंने स्पेसिमेन होल्डर के जो राउंड अबाउट है उसकी वैल्यूज लिखी हैं कि दे आर अबाउट 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ डॉट तक होता है, ताकि आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स वो इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक ना कर सकें. दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इट हियर इन दिस वैक्यूम चैम्बर. उसके बाद लेंसेज पर जैसे ऊपर बात हुई कि लेंसेज आपके सिंपल ग्लास लेंसेज नहीं होते, बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं. ये आपके पास तीन तरह के लेंसेज है. कंडेंसर लेंस, जिसका मकसद है आपके बीम को फोकस करना, ठीक है, सैंपल के ऊपर बीम को फोकस करना, ये कंडेंसर लेंस का काम होता है. तो अगर वो फोकस करेगा तो मतलब उसकी जो ब्राइटनेस है वो उन चीजों को ये कंट्रोल करेगा. ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है कि आपके पास इनिशियल इंटरनल इमेज जो है उसे क्रिएट करना. जबकि प्रोजेक्टर लेंस का जो काम है वो है कि इस वाले जो इमेज है उसको मैग्नीफाई करके आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन या डिटेक्टर जो भी है उसके ऊपर इसको फॉर्म करना. यहाँ पर एक सैंपल होल्डर है, बिकॉज आपको स्पेसिमेन को तैयार करके जो है सैंपल होल्डर पे रखना है. तो ये टाइनी मैकेनिकल आर्म है दैट होल्ड्स अ 3 mm डायमीटर मैश ग्रिड कंटेनिंग द थिन सैंपल. इमेजिंग सिस्टम फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे इस वाली डायग्राम में बॉटम पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन बना हुआ है. इसके अलावा आपके पास ये हाई रेजोल्यूशन सीसीडी या सीमॉस कैमरा भी हो सकता है. ओके, तो कंस्ट्रक्शन की इसके बाद हम लोग आते हैं इसके वर्किंग प्रोसीजर की तरफ.
तो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे सैंपल को। तो जो आपने लास्ट टाइम जब हमने एएफएम और एसटीएम किया, वहां पे सैंपल प्रेपरेशन इज नॉट दैट मच नेसेसरी। ओनली थिंग वाज दैट कि इन द केस ऑफ एसटीएम द सैंपल हैज टू बी लाइक कंडक्टिव और सेमी कंडक्टिव, whereas in case of AFM it could be conductive or it could even be insulator. But in case of TEM you have to prepare the sample first of all. आपका जो सैंपल है वो बहुत थिन स्लाइस्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो मटेरियल है उसको इंटरनली प्रोब नहीं किया जा सकता। तो द सैंपल इज स्लाइस्ड इनटू अ थिन सेक्शन यूजिंग एन अल्ट्रा माइक्रोटोम और केमिकली एच्ड अंटिल इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास कर जाएं। फिर सेकंड है प्रोसेस लोडिंग का। तो सैंपल इज प्लेस्ड, जैसे तैयार हो गया सैंपल तो उसको हमने लोड करना है यहाँ पर उस टाइनी ग्रिड पर, एंड इट इज देन इंसर्टेड इनटू अ हाई वैक्यूम कॉलम, जहाँ पे जो वैक्यूम प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है 10⁻⁻⁷ से -8 टॉर तक का। उसके बाद फिर हमने अलाइनमेंट करना है इसकी, जैसे आपने उस वीडियो में भी देखा। द इलेक्ट्रॉन्स बीम इज टर्न्ड ऑन एंड फोकस्ड यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, एंड आखिर पे प्रोजेक्शन का प्रोसेस है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पास थ्रू द सैंपल आर मैग्नीफाइड बाय द प्रोजेक्टर लेंस एंड हिट द कैमरा टू क्रिएट अ टू डिमेंशनल इमेज। अच्छा, ये टेम है, इसमें क्या होगा कि किसी भी चीज की अंदरूनी सतह तक आप जाकर जो है उसको देख सकते हो। अगर स्ट्रक्चर क्रिस्टल है तो अंदर तक उसको जाके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर सकोगे। यहाँ पर एक टेम माइक्रोग्राफ मैंने यहाँ पे आपको शो करने के लिए लिया है पोलन का। आगे जब हमने सैम करना है, सैम चूंकि सिर्फ सरफेस स्टडीज के लिए मतलब हेल्पफुल है, इंटरनली वो चीजों को स्टडी नहीं करता, तो वहां पर आप देखोगे कि ये ना वहां पर सिर्फ आपके पास सरफेस लाइक स्ट्रक्चर आएगा। हम दोबारा वहां पे कंपैरिजन करेंगे। तो जो एक टेम से लिया माइक्रोग्राफ है एक पोलन का, वो आपके सामने है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर तक जाकर आपको ये दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट आर द यूजेस। यहाँ पे भी मैंने इसको दिखाया है, ये कंपैरिजन देखिए। ये सैम का जो माइक्रोग्राफ है, ये देख रहे हो कि सिर्फ ये पोलन ग्रेन्स जो हैं उनका जो एक्सटीरियर है, मतलब कि यहाँ पर भी देखो पोलन आपने देखे होंगे फूलों में, है ना। तो उसको अगर आप जाकर देखो सैम के स्केल पर, तो ये आपको उसके एक्सटर्नल सर्फेसेस यूं ऐसे करके दिखते हैं। ठीक, आपको वैसे नेकेड आई से ऐसे नहीं देखेंगे, सैम के अंदर ही ऐसे देखेंगे। और अगर आप टेम यूज करते हो तो आप इसके भी अंदर जाकर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यूं देख सकते हो। तो यू कैन हैव आइडिया नाउ कि टेम और सेम में मतलब क्या फर्क है। अगर सिर्फ सरफेस प्रॉपर्टीज लेने हैं तो सेम इज गुड, लेकिन और इन केस अगर आपको जो है डीप डाउन इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी करना है तो देन यू हैव टू गो फॉर द टेम। ओके, इसके कुछ यूजेस एंड एप्लीकेशंस। पहले सेल बायोलॉजी में व्यूइंग द इंटरनल ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह, या वायरसेस को स्टडी करने के लिए यूं बायोलॉजिकल यूजेस आ जाएंगे इसके। सेकेंडली मटेरियल साइंस में क्रिस्टल लैटिसेस, डिफेक्ट्स इन मेटल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नैनो पार्टिकल्स। Semiconductors के केस में inspecting the internal layers of microchips for tiny manufacturing flaws, and in cancer research it is also helpful in analyzing the structural changes in cells at the molecular level. ओके, कुछ यूजेस एंड एप्लीकेशंस हो गए, फिर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रक्टिव प्रेप है कि स्लाइसिंग अ सैंपल इनटू 100 नैनोमीटर सेक्शन ऑफन kills biological specimens and alters the material's original state. सेकेंडली, जो आपके पास सैंपल आता है इसका, वो है 2D प्रोजेक्शन। यू सी अ फ्लैट एक्सरे लाइक इमेज, यू लूज द 3D surface depth seen in some. Complex and expensive TAMs are massive. They require specialized rooms and are very expensive to maintain. तो इसलिए ज्यादातर जो हमारी लैब्स हैं वहाँ पे ये टैम नहीं है। टैम बहुत स्पेसिफिक प्लेसेस में यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में। Small field of view, you are looking at such a tiny area that it is easy to miss the bigger picture of a sample, because आप बहुत उसको छोटा करके यूं मतलब आप व्यू फील्ड जो है वो छोटी होती है। दैट्स वाई आपको वहां पर तो बहुत रेजोल्यूशन के साथ प्रिसीजन के साथ चीजें दिखेंगी, लेकिन एक बिगर पिक्चर जो है वो उसके मिस करने के चांसेस हैं। तो इन केस अगर आपको उस तरह से देखना है तो आप सैम इस्तेमाल करोगे, ना कि टेम। Okay, now what TAM is better than others?
हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए और टैम जो है और सैम दोनों का कंपैरिजन लिया जाए तो टैम जो है वो अंदर तक जाकर देख सकता है चीजों को, जबकि सैम ओनली सीज द सरफेस। ठीक। और अगर टैम को जो है हम लोग एसटीएम और एफएम जो हम लास्ट लेक्चर में किया था उनके साथ कंपेयर करें तो वी विल मतलब वी एनालाइज के टैम जो है सीज थ्रू द बल्क, जबकि एसटीएम एंड एएफएम ओनली स्कैन द टॉप लेयर। क्योंकि एसटीएम और एएफएम जो है वो आपके पास सिर्फ सरफेस स्टडीज के लिए होते हैं, वन एटम तक आप उसको जो है अच्छे से व्यू कर सकते हो रास्टर स्कैनिंग प्रोसेस से। तो उसमें आपके पास सरफेस टॉप लेयर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आती है लेकिन इंटरनल लेयर बल्क के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, जबकि टेम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी उसके बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। रेजोल्यूशन, अगर हम टेम वर्सेस सेम की बात करें तो ऑफ कोर्स टेम की जो है रेजोल्यूशन वो हायर है एज कंपेयर टू सेम। सेम जो है वो आपके पास 1 से 5 नैनोमीटर तक स्टॉप कर जाता है, जबकि आपने देखा कि डिपेंडिंग नॉर्मल टेम या आपके पास हाई रेजोल्यूशन सेम आप ये 1 नैनोमीटर से भी बियॉन्ड जाकर जो है वो उसको रेजोल्यूशन के साथ देख सकते हैं। In case of its comparison with STM and AFM, TEM provides a wide area of view of many atoms at once as compared to STM and AFM. हालांकि इसका व्यू भी मतलब स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता अगर सैम के साथ कंपेयर करो, लेकिन एज कंपेयर टू STM एंड AFM वो ज्यादा होगा। और STM AFM जो है दे कैन स्कैन वन एटम एट अ टाइम एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि AFM और STM जो है बहुत स्लो है लेकिन TEM उनकी निस्बत में जरा फास्ट प्रोसेस है। क्रिस्टलोग्राफी के सेंस में अगर बात करें तो टेम कैन प्रोड्यूस डायफ्रेक्शन पैटर्न सो आइडेंटिफाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, लेकिन सैम ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वहां पे आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है। जबकि अगर एसटीएम और एफएम के केस में इनको कंपेयर किया जाए तो टेम कैन आइडेंटिफाई द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस वाया टिल्ट सीरीज टोमोग्राफी, लेकिन जो आपके पास एसटीएम और एफएम है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको शो नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ टेम इज बेटर देन अदर्स, लेकिन जाहिर बात है इसकी लिमिटेशंस भी हैं जो हमने ऊपर अभी स्टडी किया है। ओके। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिलसिले की जो दूसरी कड़ी है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको उर्फे आम में हम सेम्बी जो है शॉर्ट में बोलते हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट प्रोड्यूसेस हाई रेजोल्यूशन 3 डिमेंशनल लाइक इमेजेस। ऊपर टैब में आपके पास 2D आए थे, राइट, of a sample surface by scanning it with a focus beam of high energy electrons. The resolution of standard SAM typically ranges from 1 nanometer to 20 nanometer, while in case of field emission SAM, resolutions as sharp as 0.5 nanometer to 1 nanometer can be obtained. सही। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से अगर आप कंपेयर करो तो डेफिनेटली इसकी रेजोल्यूशन जो है वो ज्यादा है, लेकिन एएफएम और एसटीएम की निस्बत में लाइक थोड़ी कम है, और टेम की निस्बत में भी रेजोल्यूशन थोड़ी इसकी कम है। लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 डिमेंशनल इमेज आ जाएंगे, टेम में आपके पास 2D इमेजेस आ रहे हैं, और ये आपको सरफेस स्टडीज मुहैया करेगी, जबकि आपके पास टेम जो है वहां पर आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी कर सकते हैं, और जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल वो इनर स्ट्रक्चर वो भी आप उसे देख सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ सैम। जो अर्ली कॉन्सेप्ट है इसकी जो है वो आइडिया जो कंसीव की हुआ वो हुआ 1930 में बाय मैक्सनॉल एंड मैनफ्रेड वॉन एंड आर्डिन। दे पायनियर्ड द अर्ली प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम स्कैनिंग इन 1930। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है इसकी वो 1937 में आई। मैनफ्रेड वॉन आर्डिन built the first SAM intended to surpass the resolution of light microscopes। लेकिन जो कमर्शियल डेवलपमेंट है इसका वो जाके 1965 में हुआ, मतलब क्वाइट लेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ टेम। The first commercial SAM, the stereo scan, was released by the Cambridge Scientific Instrument Company following development led by Charles Oatley. So that was a little bit of history of SAM. Now the working principle of SAM. The SAM operates on the principle of electron interaction. The beam, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम, बल्कि इसको भी एक वीडियो है, आप उसकी वो वीडियो पहले देखो फिर उसके बाद इसको आगे लेकर चलते हैं। We see objects as small as viruses, which are invisible under an optical microscope. That's where a scanning electron microscope comes in. It uses a focused beam of electrons instead of light. The process begins with an electron gun that emits electrons from a heated cathode. These are accelerated by a positively charged anode plate.
Then, electromagnetic condenser lenses narrow the beam. A small aperture after the condenser controls beam size. Scanning coils sweep the beam across the sample in a raster pattern. The objective lens tightly focuses the beam down to a spot size under 1 nanometer. When electrons hit the sample, they generate secondary electrons for surface detail, backscattered electrons for composition, and X-rays for elemental analysis. Detectors collect these to form a detailed image. Ever wondered how सो ये अभी आपने देखी वर्किंग और मेन पार्ट्स ऑफ सैम। अब आई होप सो कि उसको देखने के बाद इन सब जो टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करेंगे, जो उसकी वर्किंग देखेंगे, वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो सैम ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। सबसे पहले बीम, द इलेक्ट्रॉन फायर्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन अ वैक्यूम कॉलम। जैसे भी आपके पास उसी केस में भी यही हुआ है, अगर आपने वो पीछे जो है टैम का केस स्टडी जब किया। Interaction: when the primary beam hits a sample, it interacts with the atoms, causing them to emit signals such as secondary electron and backscattered electron. तो आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम जब उसने सैंपल के साथ आके स्ट्राइक करना है, उसको हिट करना है सैंपल को, तो क्या होगा कि आपके पास पॉसिबिलिटी है कि जो आपके पास इनकमिंग बीम है वो सैंपल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वहां से स्ट्राइक ऑफ कर दे। तो जो इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे उनको बोलोगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एनर्जी कम होती है। जबकि जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके पास बेसिकली प्राइमरी जो बीम आ रहा है, ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस वो अंदर तक पैनिट्रेट कर जाते हैं मटेरियल के अंदर, सैंपल के अंदर अंदर तक मटेरियल चले पैनिट्रेट करेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से फिर वो स्कैटर हो जाएंगे। तो वो चूंकि डीप डाउन वो इनसाइड द मटेरियल चले जाते हैं, दैट्स व्हाई वो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी हेल्प करते हैं और इनकी एनर्जी जो है वो आपके पास ज्यादा होती है। तो जो डिटेक्शन है वो कैसे होती है कि these emitted electrons are captured by a detector like an Everhart Thornley detector and converted into an electric signal। और फिर इसके बाद आपके पास जो इमेज फॉर्मेशन होती है, वो सिग्नल्स आर synchronized with the scanning beam to reconstruct a 3D appearing grayscale image of the surface। grayscale इसलिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम है, आपके पास चूंकि लाइट नहीं है, दैट्स वाई जो ओरिजिनल आपके पास इमेज आएगा वो ग्रे स्केल में ही होगा। ओके, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन एक दफा दोबारा डिटेल में देख लीजिए। अभी आपने वीडियो में भी देखा था, आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन बीम, एंड नोड इज देयर टू एक्सेलरेट इट, मैग्नेटिक लेंस हैं टू फोकस योर बीम। फिर आपके पास स्कैनिंग कॉइल्स हैं जो यानी कि आयरन के भी अंदर जो है वो कॉपर कॉइल्स हैं, और ये जो है आपके पास जब करंट प्रोवाइड किए जाएगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर वर्क करेंगी। फिर आपके पास जो सैंपल होता है, सैंपल, ये सैंपल है आपके पास, और जैसे ही सैंपल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट हों, या फिर इलेक्ट्रॉन्स बैक स्कैटर करें, या फिर आपके पास एक्सरेज भी एमिट हो सकती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको जो है ये सब चीज़ें जो है डिटेक्टर जो है उसको नोट करता है, और इन द एंड आपके पास जो इमेज है वो कंप्यूटर पर यूं फॉर्म हो जाता है। ओके, अब इसके पार्ट्स को वन बाय वन देखते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन सोर्स जो गन, टिपिकली इट इज अ टंगस्टन फिलामेंट। ये जो है आपके पास टंगस्टन फिलामेंट होता है, लैंथनम हेक्साबोराइड भी हो सकता है, या आपके पास ये जो है टंगस्टन या फिर आप लैंथनम हेक्साबोराइड जब यूज करते हो तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन आप यूज कर रहे होते हो, जिसमें उसको हीट करने से थर्मियोनिक एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास फील्ड एमिशन गन हो। फील्ड एमिशन गन के केस में आपको हीट नहीं करना पड़ता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से टिप से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आप खींच लेते हो। तो इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 0.2 से 30 केवी, डिपेंडिंग कि आपके पास हाई एनर्जी बीम है तो वो 15 से 30 केवी होगा अगर आपने बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन मोड इस्तेमाल करना है। और इन केस अगर आपको जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मोड आप स्टडी करने वाले हो, तो उस केस में ये जो बीम है आपके इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी एनर्जी 0.8 केवी से 5 केवी तक होती है। उसके बाद आते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज।
As we have studied in previously in TEM, they are not made up of glass but of copper coils inside a metal iron core. So a magnetic field is created when electricity flows through the coils, which compels the electrons to move in tight circular path. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कन्फाइनमेंट का काम करती है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको एक्सेलरेट कराती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइन कराएगी, उनको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फोकस हो जाता है. तो दैट्स वाई ये जो एक आपके पास डिविएशन सी होती है बीम के अंदर, वो फोकस हो जाएगा एक नैरो बीम के अंदर. तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो लेंसेज जो है वो कंडेंसर जो लेंस है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस, वो वर्क करता है कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहुंचने वाली है आपके सैंपल तक, यानी कि ब्राइटनेस या रेजोल्यूशन बैलेंस को कंट्रोल करेगा. जबकि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, दैट विल बी डिटर्मिनिंग द शार्पनेस ऑफ द इमेज, कि फाइनल इमेज आपके पास कितना फोकस्ड, कितना शार्प आता है. ये जो है आपका कंडेंसर लेंस जो है वो इसको जो है वो सॉरी कंडेंसर लेंस नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस इसको जो है वो इंश्योर करेगा. ओके, स्कैनिंग कॉइल्स हैं आपके पास. अब ये क्या करती हैं, दे डिफ्लेक्ट द बीम इन अ रास्टर, यानी रो बाय रो पैटर्न अक्रॉस द सैंपल. जैसे कल भी कहा था, रास्टर लाइन बाय लाइन पैटर्न लेते हैं सरफेस स्टडीज के लिए. डिटेक्टर्स जो है ना वो काउंटर के तौर पर वर्क करते हैं. इसके जो डिटेक्टर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, काउंटर के तौर पर. वो दे कैन नॉट सी द कलर और शेप. वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो उस तक पहुंच रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट कर देंगे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि वोल्टेज की फॉर्म में, और फिर कंप्यूटर जो है उनको पिक्सल्स में आपकी स्क्रीन पर कन्वर्ट कर देगा, एंड यू विल बी हैविंग द इमेज ऑफ योर जो भी स्पेसिमेन आप स्टडी कर रहे हो. सारा जो सिस्टम है वो वैक्यूम में कीप किया जाता है. दैट इज एसेंशियल बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स वुड स्कैटर द इलेक्ट्रॉन बीम अदरवाइज. ओके, नाउ द वर्किंग प्रोसीजर. क्योंकि कंस्ट्रक्शन और आपने इसके की कंपोनेंट्स देख लिए, वर्किंग प्रिंसिपल आपने समझ लिया, अब हम लोग मेन प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सैंपल को प्रिपेयर करना है. तो सैंपल मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई. Non-conductive samples like insects or plants are often sputter coated with a thin layer of gold or platinum to prevent electrical charging. अच्छा, अब ये जो आपका टैम वाला केस था उसमें आपका जो है ना बहुत थिन स्लाइसिंग होनी चाहिए सैंपल की. लेकिन साम के केस में क्या होगा कि आपने उसको कोटिंग करनी है, यानी अपने मटेरियल जो रखना है उसको कोटिंग करनी है. क्योंकि अगर आपका जो मटेरियल है वो मतलब आप कोटिंग उसकी नहीं करते हो, तो क्या होगा कि उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जमा हो जाएंगे. तो आपके पास जो उसकी इंटेंसिटी ल्यूमिनोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि कुछ भी नजर प्रॉपरली नहीं आएगा. तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले सैंपल को प्रिपेयर करोगे, उसके ऊपर एक थिन लेयर जो है वो मेटालिक लेयर जो है वो कोट करोगे, ताकि आप इलेक्ट्रिकल चार्जिंग को प्रिवेंट कर सको सरफेस पे फॉर्म होने से, ताकि आपके पास एक अच्छा रेजोल्यूशन के वाला जो इमेज है वो आपको अचीव कर सकें. प्रेपरेशन हो गई, फिर उसके बाद आपने माउंटिंग करनी है स्पेसिमेन की. तो सैंपल इज प्लेस्ड ऑन एन एल्यूमिनियम स्टब एंड इंसर्टेड इनटू द वैक्यूम चैम्बर हैविंग वैक्यूम प्रेशर ऑफ 10⁻⁴ से 10⁻⁶ टॉर का. ये मैंने वहां पे रखा है जहाँ पे स्पेसिमेन रखते हैं. इलेक्ट्रॉन गन वाली साइड पर जो है आपके पास वैक्यूम प्रेशर वो ज्यादा भी हो सकता है. Vacuum and scan. Once a vacuum is achieved, the beam is activated and scanned over the region of interest. और उसके बाद फाइनल स्टेप जो है वो आपका डेटा कैप्चर का है. द कंप्यूटर प्रोसेसेस द सिग्नल फ्रॉम द डिटेक्टर्स टू डिस्प्ले अ रियल टाइम इमेज. तो कुछ इस तरह का, जैसे मैंने पहले ये उसके ऊपर भी शेयर किया था, ये एक सैम माइक्रोग्राफ है पोलन ग्रेन्स का. तो आप देखते हो जो फूल में वो जो जरदाने बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, वो जब आप देखते हो ना तो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन सैम में चूंकि इतनी वो रेजोल्यूशन होती है तो उस पर जाकर आप उनको यूं असल में वो दिखने में होते हैं. अगर आप टैम्प करोगे तो आप इससे भी अंदर वाले स्केल पर जाके देख सकोगे, जैसे मैंने ऊपर आपको कंपेयर करते हुए दिखाया है. ओके, इसके भी वर्किंग मोड्स हैं. वर्किंग मोड के पहला जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मोड है, टोपोग्राफी, जिसमें आप सरफेस स्टडीज करोगे. तो वहां पर अगर जो पैटर्न ब्राइट आता है आपका, व्हेन द बीम हिट्स एन एज और पीक, ठीक, मोर सरफेस एरिया इज एक्सपोज्ड. क्योंकि आपका जो काउंटर है जो डिटेक्टर है उसने काउंटर के तौर पर वर्क करना है. उसने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास कितने जो है वो सिग्नल्स वो रिसीव कर रहा है, यानी कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहां पर आकर काउंट हो रहे हैं. तो वो वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करता जाएगा. तो आपके पाज मोर सरफेस एरिया इज एक्सपोज, सो अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज किक्ड आउट. तो इसलिए आपका डिटेक्टर जो है दे कैचेस अ लॉट ऑफ देम, और आपके पास वो ब्राइट आ जाएगा. डार्क वहां पर आएगा जहां पे बीम हिट्स अ होल और फ्लैट सरफेस एरिया tilted away from the detector. The electrons are either trapped in the hole or blocked by the sample itself.
तो इसलिए द डिटेक्टर कैचेस वेरी फ्यू, तो आपके पास वहां पे डार्क जो है वो इमेज आएगा। अगर दूसरा जो मोड है, ये तो पहला मोड था आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मोड, दूसरा जो आपका मोड है वो है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मोड, जिसमें आप कंपोजिशन भी चेक करोगे, यानी आप इंटरनल जो है उसकी स्टडी भी कर सकते हो। तो इस केस में जो ब्राइट है, व्हेन द बीम हिट्स अ हैवी एलिमेंट फॉर एग्जांपल गोल्ड, द लार्ज न्यूक्लियस एक्ट्स लाइक अ बिग वॉल एंड बाउंसेस मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट बैक अप टू द इनटू द डिटेक्टर, आपके पास वहां पे ब्राइट इमेज आ जाएगा। डार्क वहां पर आएगा व्हेन द बीम हिट्स अ लाइट एलिमेंट फॉर एग्जांपल कार्बन, the small nucleus let electrons pass by or absorb them. Very few bounce back to hit the detector. That's why you will be having dark image over there. तो डिपेंडिंग ऑन मोड्स आपके पास ब्राइट और डार्क की तशरीह मैंने यहाँ कर दी है कि इन केस अगर आप टोपोग्राफी स्टडी कर रहे हो, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मोड चाहिए उसमें आपको, उसमें ब्राइट आपके पास एजेस और पीक्स पर आता है, जबकि डार्क होल या फ्लैट एरिया पर आ जाएगा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिसीव नहीं कर पाएगा काउंटर आपका, डिटेक्टर आपका। और अगर आपने बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मोड यानी कंपोजिशन स्टडी कर रहे हो, तो उस केस में ब्राइट मोड मीन्स कि जब आप हैवी एलिमेंट यूज करोगे वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो डार्क जब आपके पास लाइटर एलिमेंट है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Okay, next are the uses and applications of it. The topography and morphology, first of all, के जो surface studies के लिए it's very good. तो आप fractures और जो shape of microorganisms है वो सब आप इसकी मदद से देख सकते हो। Compositional analysis में using energy dispersive X-ray spectroscopy EDS, यानी ये भी एक characterization technique है to identify specific elements in a sample. ये composition studies के लिए होता है। फोरेंसिक्स में एनालाइजिंग गनशॉट रेजिड्यूज, फाइबर्स या डायटम्स फ्रॉम द ड्राउनिंग विक्टिम्स। इंडस्ट्रियल केस में क्वालिटी कंट्रोल फॉर माइक्रोचिप्स, मटेरियल साइंस और फेलियर एनालिसिस ऑफ मेटल्स में इसका इस्तेमाल है। इसके कुछ यूजेस एंड एप्लीकेशंस देखिए तो डेफिनेटली इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोल्यूशन लिमिट generally cannot resolve individual atoms unlike STM and TEM, its resolution is typically 1 से 20 नैनोमीटर तक की, ठीक है। यानी आप इंडिविजुअल एटम नहीं देख सकते हो बिकॉज इसका रेजोल्यूशन STM TEM की निस्बत में छोटा है, तो आप एटॉमिक लेवल तक नहीं जाओगे। Sample type traditionally limited to solids that can withstand a high vacuum, though environmental SEM or ESEM, environmental SEM को ESEM लिखा है, they can handle wet samples और वहां पे 1 से 50 टॉर तक का प्रेशर आप रख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम करेगा आपके पास बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए, ठीक है, लेकिन ई साम में थोड़ा बहुत चल जाता है। नो कलर इमेजेस आर नेचुरली ब्लैक एंड वाइट, लेटर उसमें जो है वो खुद से उनकी जो डेंसिटी ग्रेडियंट्स हैं और बाकी चीज़ों को देख के कलर्स खुद जो है वो ले लिए जाते हैं, लेकिन नेचुरली जो ओरिजिनल है इसका उसमें वो आपके पास कलरिंग नहीं होती। ओके, नाउ हियर इज द कंपैरिजन कि हाउ सैम इज बेटर देन अदर्स। सबसे पहले हम लोग इसको ले लेंगे सैम वर्सेस एसटीएम, देन सैम वर्सेस एएफएम एंड देन सैम वर्सेस टेम। तो फील्ड ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो सैम का ज्यादा है एसटीएम की निस्बत में भी, और एएफएम की निस्बत में भी सैम का फील्ड व्यू ज्यादा है, बिकॉज एएफएम और एसटीएम दोनों एटम बाय एटम मूव करते हैं, तो इसलिए उनका फील्ड व्यू कम होता है। और जो सैम है इसका जो टैम की निस्बत में भी जो फील्ड व्यू है वो ज्यादा है। सैंपल प्रिपरेशन में अगर देखा जाए तो आपको याद होगा कि एसटीएम के केस में भी आपका जो सैंपल है उसे प्रोसेस तो नहीं करना पड़ता, लेकिन इट हैज टू बी कंडक्टिव, इंसुलेटर को एसटीएम स्कैन नहीं करेगा। तो जो सेम है उसके केस में भी लाइक थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, बिकॉज आपने देखा हमने कि उसको कोटिंग करनी पड़ती है मटेरियल को किसी कंडक्टिव लेयर के साथ, ताकि आपके पास जो है वो कोई जो सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होकर जो इमेज फाइनल है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो लेकिन ये है कि जो सेम है वो फास्टर है लार्ज एरियाज के लिए। एसटीएम में आपने देखा था कि प्रोसेस जो है उसका वो काफी स्लो है। अगर एएफएम की निस्बत में बात की जाए तो अगेन सैम इज फास्टर, और एएफएम के केस में वेरी क्लीन सरफेस आपको चाहिए उसको स्टडी करने को। और जो मेजर एडवांटेज है सैम का एज कंपेयर टू टेम, तो सैम रिक्वायर्स मिनिमल प्रेपरेशन, टेम रिक्वायर्स अल्ट्रा थिन स्लाइसेस लेस देन 150 नैनोमीटर। तो सैम का जो सैंपल प्रिपेयर करना निस्बतन टेम के ज्यादा आसान है और डैमेज होने का खतरा भी कम है। मटेरियल, सैम कैन emit some insulators if coated, एसटीएम requires conductivity, ठीक है, वो इंसुलेटर्स को नहीं डील करती है।
तो when we will be comparing it with AFM, तो both cases में आपके पास they image the surfaces, but SEM provides better 3D depth of the field. And when we compare it with TEM, तो SEM images bulk surfaces, यानी कि जो outer surfaces है, यानी for example के आम का छिलका जो है वो सैम देख मसलन है, ये क्रूड सा एग्जांपल है कि आम का छिलका जो है वो सैम देख रहा है, और अगर उसके अंदर तक जाना है, गुठली तक जाना है, तो आपको टेम इस्तेमाल करना पड़ेगी. Resolution, STM is better for atomic resolution. AFM is also better for sub-nanometer height resolution. और TEM is also better for atomic and internal structure. तो resolution जो है SAM का, वो TEM, AFM और STM की निस्बत में कम होता है. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपने देख लिए कि कैसे आपका जो सेम है वो कुछ बेहतर है बाकियों से. अच्छा, इन सब चीजों से ना, ये एंड पर मैंने कंपैरिजन समरी बनाई है कि कोई एक आप कह नहीं सकते हो कि कौन सा माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे बेस्ट है. ज्यादा जो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में या लैब में भी, इंडस्ट्रीज में कमर्शियली वो सैम ज्यादा है. लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि बस वही बेहतर है बाकी बेहतर नहीं है. ये बात जो है कल भी आपने किसी ने पूछी थी मुझसे, तो आई टोल्ड के डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन कि आप क्या स्टडी करना चाहते हो, वेदर यू वांट टू स्टडी द सरफेस, सरफेस में कितनी डिटेलिंग आपको चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं, आपने जो है मैग्नेटिक या फिर उसके जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं, आपने एटम बाय एटम जाना है, या आपको बिगर पिक्चर चाहिए, आपको स्पीड रिक्वायर्ड है, केमिकल रिएक्शन फास्ट है स्लो है, और आपने इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर माइक्रोस्कोप के अपने अपने एप्लीकेशंस हैं. तो आप किसी एक को सिंगली ये नहीं कह सकते दिस वन इज द बेस्ट वन. डिपेंडिंग ऑन द प्रिसाइज कि मटेरियल आपका क्या है और मटेरियल के एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है, उस लिहाज से आप मतलूबा जो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक यानी जो माइक्रोस्कोप है वो उसको व्यू करने के लिए इस्तेमाल करोगे. तो अगर एक हम लोग कोई एक सा कंपैरिजन कर लें अपनी ये सारी माइक्रोस्कोप्स को जो हमने इन 2 लेक्चर्स में स्टडी किया है, तो अगर हम सेम की बात करें तो 3D सरफेस पिक्चर्स आपके लिए बेस्ट है, ठीक है. और जिसकी वीकनेस है बिगेस्ट वो ये है कि कैन नॉट सी एटम्स क्लियरली, बिकॉज इसका रेजोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं होता है. 1 से 20 नैनोमीटर तक आपने देखा, इससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है, एटॉमिक स्केल तक नहीं जाता. अगर टेम की बात की जाए तो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्रिस्टलोग्राफी, सारा कुछ उसके लिए टेम इज वेरी गुड, लेकिन सैंपल्स मस्ट बी स्लाइस्ड अल्ट्रा थिन, ये एक बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है. एफएम की बात की जाए तो इमेजेस एनीथिंग इवन इन लिक्विड, ठीक है, बायोलॉजिकल सैंपल्स को बेस्ट ये एएफएम जो है वो डील करता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेरी स्मॉल स्कैन एरिया और जो है ये रास्टर स्कैन करता है, तो प्रोसेस बहुत स्लो है. एसटीएम के केस में एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक मैप्स जो हैं वो इसका बेस्ट फीचर है. और लेकिन इसका जो बिगेस्ट वीकनेस ये है कि सैंपल मस्ट बी अ मेटल और कंडक्टर, और ऑल्सो इट स्पीड इज वेरी स्लो, ठीक. तो बॉटम लाइन फिर ये हुआ कि इफ यू वांट टू सी हाउ अ बग लुक्स तो यूज सैम इन सरफेस स्टडीज के लिए ओनली. इफ यू वांट टू सी हाउ एटम्स आर बॉन्डेड इनसाइड अ क्रिस्टल, यूज टेम इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए. इफ यू वांट टू मेजर द रफनेस ऑफ अ प्लास्टिक लेंस, यूज एएफएम, क्योंकि प्लास्टिक मतलब वो इंसुलेटर है, एएफएम कैन डील इट, ठीक. और इसी तरह से अगर आपको सरफेस स्टडीज करना है तो एसटीएम जो है वो आपके लिए बेहतर है. तो यूं कोई एक सिंगल वन आप नहीं कर सकते, हर एक के अपने एप्लीकेशंस के हिसाब से गुड और बैड पॉइंट्स हैं. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इसको आप देख लीजिएगा. और इन केस अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हुए आपके, तो वो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है यू कैन आस्क और यू कैन व्हाट्सएप मी. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अल्लाह हाफिज.